अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शोका शहर के मज़ाफ़ात में ही रहता था। वो 1 घंटे तक आ गया। मैंने सुनार को बज़ाहिर मुल्ज़िम की हैसियत से अलग बिठा दिया और शोके को अंदर बुलाकर बेंच पर बिठा दिया। मेरे दफ्तर में मोटे बेत की एक 1.25 गज लंबी छड़ी पड़ी रहती थी। वो लेकर उसका एक सिरा शोके के पेट पर रखकर ज़रा सा दबाया। दूसरा सिरा मेरे हाथ में था। तुम तो पुलिस के करीबी रिश्तेदार हो शोके, मैंने उसे रिश्तेदारी के लहजे में कहा। तुम्हारा एक साथी मारा क्या है, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। ये बता दो कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था। शमशेर ने मरने से पहले मेहताब की बीवी को सब कुछ बता दिया था। उसने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसे तुम छुपाओगे। कोशिश ये करना कि जो भी तुम्हारे मुंह से निकले वो सच हो। जनाब मलिक बहादुर साहब, उसने बनावटी मुस्कुराहट से कहा, ये तो पता चले कि मैं किस बारे में सच बोलूं। क्या कोई वारदात हो गई है? मैंने मोटे बेत का सिरा उसके पेट पे रखा हुआ था। इस पर मैंने दबाव डाला। शोका पीछे का हुआ, पीछे दीवार थी। मैं इसी की तरह मुस्कुरा रहा था और बेत के दूसरे सिरे पर अपने जिस्म का दबाव डाल रहा था। ऐसे पता चल रहा था जैसे बेत इसके पेट के अंदर चला गया हो। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा और उसने टांगे मारनी शुरू कर दी। तुमने देखा है कि मैंने थाने में किस किस को बुला रखा है? मैंने कहा। महताब है, इसकी बीवी है, वो सुनार है जिसे तुमने चोरी का जेवर दिया था। फिर मैंने झूठ बोला। 2 आदमी और हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी इन्हें तुम्हारे सामने नहीं करूँगा। वो तुम्हारे वजूद के अंदर का हाल भी जानते हैं। अगर खुद बोल पड़ोगे तो मुझसे फ़ायदा पाओगे। तुम्हारे खिलाफ केस तो साबित ही है। तुम इकबाली नहीं होगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पूरी सज़ा दिलाऊंगा। तुम पहले भी सज़ा याफ्ता हो। मैं शमशेर का कत्ल भी तुम्हारे खाते में लिख दूंगा। अदालत में साबित करना भी जानता हूँ और मुझे शक भी है कि इसे तुमने ही कत्ल किया है, और कत्ल की वजह भी मैं जानता हूँ। नहीं मलिक साहब, वो पेट पर बेत के इतने ज़्यादा दबाव की वजह से अच्छी तरह बोल नहीं सकता था। मैंने दबाव ज़रा कम किया तो उसने कहा, शमशेर के कत्ल के बारे में एक इशारा दे सकता हूँ। खुदा की कसम, मेरे पास इसे कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। वो तो मेरा दोस्त था। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ। मैंने कहा, वो तुम्हारा दोस्त था और तुमने उसके साथ महताब के मकान में नकब लगाई थी। पहले शमशेर के कत्ल की बात करो, क्या इशारा दोगे? उसने एक गांव का नाम लिया जो शमशेर के गांव से थोड़ा सा ही आगे था। पूरा 1 मील नहीं होगा। शोके ने बताया कि वहाँ के रहने वाले एक सिख की बीवी के साथ शमशेर के ताल्लुकात थे। जाहिर है ये ताल्लुकात पाक साफ नहीं थे। ये सिकनी जवान औरत थी। शोके ने बताया कि सिर्फ वो जानता है कि शमशेर घर वालों को ये बताकर गया था कि वो एक काम से फलां गांव जा रहा है, लेकिन वो इस सिकनी को मिलने जा रहा था। उसने इस सिकनी को एक जगह बताई थी। ये जगह इस सिकनी के गांव और शमशेर के गांव से ज़रा आगे थी। मैंने जब सुना था कि शमशेर मारा गया है तो मैंने अपने आप से कहा था कि सिकनी के खामिद ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। शोके ने कहा, इस औरत के खामिद के सिवा और कोई कत्ल हो ही नहीं सकता था। इनके पैगाम एक दूसरे तक किस तरह पहुंचते थे? मैंने पूछा। शमशेर ने इस सिकनी को कोई ज़बानी पैगाम भेजा होगा। शमशेर के गांव की एक औरत ये काम करती थी, शोके ने जवाब दिया। उसका नाम लाली है। ये वही लाली थी जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। शमशेर और परवीन के दरमियान भी राब्ते का काम लाली ही करती थी। मैंने एक कांस्टेबल को गांव से लाली को साथ लाने के लिए कहा और शोके से कुछ ज़रूरी बातें करने लगा। मैं यकीन करना चाहता था कि शमशेर और सिकनी के ताल्लुकात थे और यही शमशेर के कत्ल का बायस बने। मुझे अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। मैंने घोड़ा मंगवाया, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ लिया और चल पड़ा। लाइसेंस याफ्ता बंदूकों और पिस्तौलों की फहरिस्त थाने में मौजूद थी। मैंने ये देखी। इसमें इस गांव में 2 आदमियों के पास 12 बोर की बंदूकें थीं। इस सिख का नाम नहीं था। अगर मकतूल पर इसी सिख ने कारतूस फायर किए थे तो इसके पास बगैर लाइसेंस की बंदूक होगी। कांस्टेबलों को मैंने राइफलों से मुसल्लह किया था क्योंकि मुश्तबा कातिल के पास शिकारी बंदूक थी और वो सिख था। वो सारा गांव सिखों का ही था। ये लोग इंतहा पसंद होते थे। एक बार जुर्म का इरादा कर लेते तो ललकार और बाजू लहरा लहरा कर एक बार जुर्म करते थे, और बिगड़ जाते तो पुलिस मुकाबले पर उतर आते थे। कत्ल को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। मैं शहर से निकला ही था,
कि लाली कांस्टेबल के साथ आ रही थी। मुझे यही तवक्को थी कि वो मुझे रास्ते में मिलेगी। मैं घोड़े से उतरा और उसे अलग ले जाकर शमशेर और सिकनी के मुतालिक पूछा। उसने तस्दीक कर दी कि इनके ताल्लुकात थे। क्या ये सही है कि शमशेर सिकनी से मिलने जा रहा था? मैंने पूछा। और क्या सिकनी को जगह और वक्त तुम बताने गई थी? हाँ जी, उसने जवाब दिया, मैं गई थी। इस सिकनी के खामिद और खामिद के बाप के नाम शोके ने बता दिए थे। लाली ने भी यही नाम बताए। मैंने से कुछ मजीद बातें पूछी और उसे कहा कि वो अपने घर चली जाए और गांव से बाहर ना जाए। सिखों के गांव पहुंचकर मैंने मुश्तबा सिख का घर पूछा और उसके घर में दस्तक के बगैर दाखिल हो गया। सिख नंबरदार दौड़ा आया। मुश्तबा सिख घर में नहीं था। उसका बाप था, माँ थी और एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 13-14 साल थी। मुश्तबा सिख करतार सिंह को बुला लाने के लिए नंबरदार से कहा कि किसी को फौरन भेजे। उसने बाहर जाकर किसी को भेज दिया और मेरे पास आ गया। इस घर में बंदूक है? मैंने नंबरदार से पूछा। नहीं, नंबरदार ने जवाब दिया। मालूम करो, मैंने कहा। करतारा परसों बंदूक लेकर कहीं गया था, तुमने या किसी और ने उसे देखा था? नहीं जी, उसने जवाब दिया, मैं गांव से मालूम करके बताता हूँ। वो बाहर निकल गया। करतार सिंह के घर के अफराद डरे डरे अलग खड़े थे। करतार की बीवी कहाँ है? परसों से अपने माँ बाप के घर गई हुई है, करतार सिंह के बाप ने जवाब दिया। कब गई थी? 2-3 दिन हुए गई थी, करतार सिंह के बाप ने जवाब दिया। करतार सिंह आ गया? करतारे, मैंने इसे कहा, वो बंदूक मुझे दे दो। मेरे पास बंदूक कहाँ है जी? उसने कहा। हम बंदूक रखने के काबिल नहीं हैं जी। फिर तुम किसकी बंदूक ले गए थे? कौन सी बंदूक जी? उसने कहा। मैंने किसी और बंदूक से लेकर क्या करनी थी? शमशेर को मारने के लिए। मैंने कहा। खुद बंदूक मुझे दे दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम जानते हो पुलिस किस तरह तलाशी लिया करती है। वो चूंकि सिख था, इसलिए मैं ये तवक्को रख ही नहीं सकता था कि वो मेरे इल्ज़ाम को तस्लीम कर लेगा। उसने कमाल खुद एतमादी से हंसते हुए इनकार कर दिया। करतार सिंघा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इकबाली हो जा और फ़ायदा मुझसे ले ले। ओ जा ओए, उसने मेरे हाथ अपने कंधे से झटक कर बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह कहा। इकबाली हो जा, तू आपे ही इकबाली हो जाना। गुस्से की बजाय मेरी हंसी निकल गई। बीवी कहाँ है तुम्हारी? मैंने पूछा। तेरी बीवी कित्थे है? उसने कहा। मेरी बीवी नु तू की करना है? कुछ तो करना है, मैंने हंसते हुए कहा। वो है कहाँ? मेरी बीवी दा तू अचार पाएगा, उसने सिखों के लहजे में कहा। मैंने हेड कांस्टेबल की तरफ देखा, वो मेरा इशारा समझ गया। उसने और एक कांस्टेबल ने उसे बाजुओं से पकड़ा और बाहर ले गए। वो गाय या भेड़ बकरी तो नहीं था कि खामोशी से इनके साथ चला जाता। वो शोर शराबा करता हुआ बाहर निकला। इसके शोर शराबे और एहतजाज में गालियाँ शामिल थीं। करतार सिंह का बाप मुझे बता चुका था कि उसकी बीवी अपने माँ बाप के घर गई हुई है। वो इसी गांव के रहने वाले थे। मैंने करतार सिंह के बाप से पूछा कि घर में बंदूक है? उसने जवाब दिया कि इनके पास बंदूक नहीं। करतारा किसी दोस्त की बंदूक लेकर निकला होगा, मैंने कहा। मैंने नहीं देखा, उसने जवाब दिया। मैंने घर की तलाशी ली और इतनी सख्ती से ली कि चारा और भूसा भी ऊपर नीचे करके देखा। करतार सिंह का बाप मेरे साथ था। मैंने उससे ये पूछने की बजाय कि करतार सिंह और उसकी बीवी आपस में ठीक तरह रहते हैं या नहीं, इनके दरमियान खिंचाव रहता है, मैंने यूँ पूछा। करतार सिंह और उसकी बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा क्यों रहता है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, बाप ने कहा। बस ये बात है कि आपस में ठीक नहीं रहते, कई कई दिन आपस में बोलते ही नहीं। मेरा ख्याल है लड़की ठीक नहीं, मैंने कहा। तुम्हारा बेटा भोला बादशाह लगता है। यही बात है जी, उसने कहा। करतार सिंह भोला बादशाह नहीं, बड़ा ही गंदा बादशाह था। उसके जिस्म से बदबू आती थी। मालूम नहीं कितने दिनों से वो नहाया नहीं था। खाना तलाशी में कुछ ना मिला, लेकिन कुछ और मिल गया। मैं बाहर आया तो खोजी ने सर हिलाया और वो मुस्कुराया। इसका मतलब ये था कि जहाँ से हमें फायर किए हुए कारतूसों का खोखा मिला था, वहाँ करतार सिंह का ही खुरा था। इस खुरे का मोड़ तैयार कर लिया गया था। करतार सिंह ने वही जूती पहन रखी थी। इसे जब बाहर ले गए थे तो खोजी ने बाहर जमीन पर उसका खुरा देख लिया था। दूसरी इत्तला नंबरदार ने दी। करतार सिंह को 4-5 आदमियों ने बंदूक उठाए हुए जाते देखा था। एक सिख उसका दोस्त था। उसके पास 12 बोर की एक नाली बंदूक थी। मैंने नंबरदार के घर के सामने बैठने का इंतजाम कराया और बंदूक वाले सिख को बंदूक और कारतूसों समेत बुलवा लिया। इससे पहले सवाल ये पूछा कि करतार सिंह इसकी बंदूक ले गया था। मैं हैरान हुआ कि उसने इनकार न किया। वो बंदूक क्या कहकर लेकर गया था? कहता था 4 जंगली कबूतर मार कर लाने हैं, उसने जवाब दिया। किसी हकीम ने बताए हैं। फिर वो कबूतर मार कर लाया था?
नहीं, उसने जवाब दिया। उसने सिर्फ एक कारतूस चलाया था, 4 वापस कर दिए थे। क्या कहता था? मैंने पूछा। कबूतर क्यों नहीं मारे थे? उसने चलाया हुआ खाली कारतूस तुम्हें दिया था। खाली कारतूस नहीं दिया था, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक कबूतर पर कारतूस चलाया तो वो उड़ गया। मेरा दिल फीका पड़ गया और मैं वापस आ गया। इससे ये जाहिर हुआ कि करतार सिंह के इस दोस्त को मालूम नहीं था कि करतार सिंह बंदूक क्यों ले गया था। मैंने उसके घर जाकर बाकायदा तरीके से बंदूक बरामद कराई और 2 गवाहों के सामने उसका बयान लिखकर उस पर उसका अंगूठा लगवा लिया। एक गवाह 4-5 जमातें पढ़ा हुआ था, उसने दस्तखत किए और दूसरे ने अंगूठा लगाया। मैंने बंदूक कब्जे में ले ली। इसे मुआयने के लिए लाहौर भेजना था और रिपोर्ट लेनी थी कि ये बंदूक फायर हुई है या नहीं। करतार सिंह की बीवी को बुला लाने के लिए हेड कांस्टेबल को भेजा तो बीवी की बजाय उसका बाप आ गया। मैंने पूछा कि अपनी बेटी को क्यों नहीं लाए? मैं तो थाने में आ रहा था, उसने कहा। मेरी बेटी को अपने खामिद की तरफ से जान का खतरा है, इसलिए मैं इसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। मैंने इसे कहा कि वो पूरा बयान दे कि खतरा क्या है, क्यों है और कब से है। उसने जो लंबा चौड़ा बयान दिया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि करतार सिंह अपनी बीवी के चाल चलन पर शुबा करता था और उसने बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया था। वो एक मुसलमान पर शक करता था कि उसके साथ उसकी बीवी के ताल्लुकात हैं। बीवी के बाप ने शमशेर के कत्ल के रोज़ की बात यूँ सुनाई कि वो सुबह माँ बाप के घर आई और कहने लगी कि वो सहेलियों के साथ चश्मे पर जा रही है। गांव से थोड़े ही दूर एक चश्मा था, उसके इर्द गिर्द सब्ज़ा और दरख्तों के झुंड थे। वो बड़ी खूबसूरत जगह थी। वो चली गई और तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आ गई। इससे कुछ देर बाद करतार सिंह उसके घर गया और बीवी के बाप को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। बाप बाहर आया तो करतार सिंह ने इसे कहा कि अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो इसे अपने घर से बाहर ना निकलने देना। मैंने इसे बाहर देख लिया, या ये मेरे घर आई तो इसका सर जिस्म के साथ नहीं रहेगा। आज सुबह ये अपने यार के पास जा रही थी। करतार सिंह ने यह भी कहा कि अपनी बेटी से कहना कि अब अपने दोस्त को जाकर ढूंढो। इस औरत से पूछगछ और ज़्यादा ज़रूरी हो गई। मैं उसके घर चला गया। वो नौजवान लड़की थी और खूबसूरत लड़की थी। इसका और करतार सिंह का कोई जोड़ नहीं था। उसका नाम कुलदीप कौर था। मैंने उससे पूछा कि खामिद इसे क्यों कत्ल की धमकियां दे रहा है। उसने कहा कि बदसूरत और बदबूदार आदमी है और मैं साफ सुथरी रहती हूँ, इसलिए मुझ पर शक करता है। वो मेरे सवालों के जवाब गोलमोल दे रही थी और अपने आप को नेक और वफादार बीवी जाहिर कर रही थी। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बातें शुरू कर दी कि वो इतनी खूबसूरत लड़की है और इसे किस जानवर के साथ ब्याह दिया गया है। मैंने इसके हुस्न की तारीफें जो शुरू की तो उसका दिमाग हिल गया। अगर तुम महाराजा पटियाला के सामने से गुजर जाओ तो तुम्हें हीरों और मोतियों में तोलकर अपने पास रख ले। मैंने कहा, मालूम नहीं तुम्हारे बाप को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी, तुम शमशेर जैसे खूबसूरत शहजादे के लायक थी। उसने सर झुका लिया। गम न करो, मैंने कहा, वाह गुरु ने तुम पर कृपा कर दी है, अब तुम आज़ाद हो। करतारा फांसी चढ़ रहा है। उसने सर ऊपर किया और मेरे चेहरे पे नजरें जमा दी। हाँ कुलदीप, मैंने कहा, मैं इसे बरी नहीं होने दूंगा। तुम भी यही चाहती होगी कि ये शख्स फांसी चढ़ जाए। ऐसी और कई बातें कहकर और कई मकाल में बोलकर मैंने इस सिकनी को राम कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे शमशेर की तरफ ले आया। करतार सिंह के जिस्म को इतना गलीज और बदबूदार साबित किया कि कुलदीप कौर का दिल खुश हो गया। उसने सिर्फ यही तस्लीम नहीं किया कि शमशेर के साथ उसके ताल्लुकात हैं, बल्कि उसने शमशेर को गोली खाकर गिरते भी देखा था। कुलदीप ने अपने घर झूठ बोला था कि वो अपनी सहेलियों के साथ चश्मे पर जा रही है। वो उधर ही जा रही थी, लेकिन उसके साथ कोई और लड़की नहीं थी। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा। वो शमशेर को देख रही थी कि आ रहा है या नहीं। इसे शमशेर आता नजर आया। फासला मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 200 गज के करीब था। वो शमशेर को छुपकर देख रही थी, जाहिर है वो खुश हो रही थी। वो वहां से आगे चलने ही लगी थी कि शमशेर रुक गया। इसके साथ ही कुलदीप कौर को गोली का धमाका सुनाई दिया। शमशेर ने एक ही जगह चक्कर खाए और गिर पड़ा। कुलदीप ने इसे तड़पते भी देखा। वो समझ गई कि करतार सिंह ने शमशेर पर गोली चलाई है। क्या इसने कभी तुम्हें कहा था कि वो शमशेर को कत्ल कर देगा? मैंने कुलदीप कौर से पूछा। इसे किसी तरह पता चल गया था कि शमशेर के साथ मेरी दोस्ती है, उसने जवाब दिया। उसने मुझे कहा था कि वो शमशेर को गोली मारेगा। मैं इसे कहती थी कि मैं किसी शमशेर को नहीं जानती। करतारा मुझे मारता पीटता था। अब किसी तरह उसे ये भी पता चल गया था कि मैंने शमशेर से कहीं मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया हुआ है, इसलिए वो शमशेर के रास्ते में बंदूक लिए खड़ा था।
इसे देखे बगैर तुमने किस तरह कह दिया कि करतारा बंदूक लिए शमशेर के रास्ते में खड़ा था? मैंने पूछा। मैंने इसे देखा था, कुलदीप कौर ने जवाब दिया। वो तो मुझे भी मारने आ रहा था। वहाँ जगह ऊंची नीची है, झाड़ियाँ और सरकंडे हैं। शमशेर जब गिरा तो मैं पीछे हट आई। जहाँ शमशेर गिरा था वहाँ करीब टीले हैं जो मुझे नजर आ रहे थे। इनमें से एक सिख निकला। उसने मुंह मेरी तरफ किया तो मैंने उसको पहचाना। वो करतार सिंह था और उसके हाथ में बंदूक थी और उस तरफ बड़ी तेजी से चल पड़ा जिधर मैं थी। उसने मुझे देखा तो नहीं था कि मैं उधर ही हूँ। वो इस ख्याल से आ रहा था कि मैं उधर ही हूँगी। मैं छुप छुप कर एक तरफ को निकल गई और अपने माँ बाप के घर चली गई। कुछ देर बाद करतारा हमारे घर आया। वो अंदर नहीं आया। मेरे बाप को बाहर बुलाकर उसने धमकियाँ दी कि अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इसे घर से बाहर ना निकलने देना। अब कोई शक नहीं रह गया था कि कातिल करतार सिंह है। मैंने इसे हथकड़ी लगवा दी और उसने जिस दोस्त की बंदूक इस्तेमाल की थी इसे हथकड़ी तो ना लगाई, लेकिन इसे थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। इसकी बंदूक लाहौर रिपोर्ट के लिए भिजवा दी। मैं कुलदीप कौर, उसके बाप और 3-4 और आदमियों को भी थाने ले गया। ये सब गवाह थे। थाने पहुंचते ही मेहताब को आज़ाद कर दिया और वो परवीन के साथ घर चला गया। शो का हवालात में बंद था। इसी के दिए हुए इशारे पर मैं करतार सिंह तक पहुंचा था। मैंने घर जाकर ज़रा आराम किया और रात को थाने जाकर शोके को हवालात से निकाला। अब बता शोके, मैंने उसे अपने दफ्तर में बिठाकर कहा, मैंने तुम्हें सोचने का बहुत वक्त दिया है, अब कुछ नहीं सोचने दूंगा। मलिक साहब, उसने कहा, मैं तो इनाम का हकदार हो गया हूँ। मैंने कितनी सही निशानदही की थी। आप एक ही दिन में कातिल को पकड़ कर ले आए हैं। इनाम दूंगा शोके, मैंने कहा, लेकिन ये तो सुनाओ कि ये वारदात किस तरह की थी। मलिक साहब, उसने कहा, माल आपको वापस मिल गया है, आपने खुद तो बरामद नहीं किया। इस वारदात को यहीं ठप कर दें। कर दूंगा, मैंने कहा, पहले बात करो और बात जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं। अगर मैंने ये तफ्तीश दूसरे थानेदार को दे दी तो वो तुम्हारे जिस्म के सारे जोड़ खोल देगा और इकबाल जुर्म करा लेगा। फिर तुम्हें जो फ़ायदा मुझसे मिल सकता है इससे भी जाओगे। वो ढीठ किस्म का आदी मुजरिम था। मेरी हर बात और हर धमकी को टालता जा रहा था। मैं इसे अपनी बात पर इस झूठे वादे पर ले आया कि उसे वादा माफ गवाह बना लूँगा। उसने जो बयान दिया मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। शोके और शमशेर की गहरी दोस्ती थी। इस दोस्ती से अंदाज़ा लगाएं कि शमशेर किस किरदार का आदमी होगा, जिसकी यारी एक आदि चोर और डकैत के साथ थी। शोके को मालूम था कि शमशेर का महताब की बीवी परवीन के साथ मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है। शोका भी कहता था कि शमशेर और परवीन की मोहब्बत पाक थी। बाद में शमशेर की नीयत ख़राब हो गई थी, मगर परवीन इसके साथ ऐसे बेहुदा ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। शोके ने बयान में कहा कि महताब शमशेर को हकीर आदमी समझता था और उसके साथ अकड़ कर बात करता था। शोके ने वही बातें सुनाई जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि महताब किस तरह शमशेर के साथ तंजिया तरीके से पेश आता था। शमशेर ने शोके को महताब के घर नकब जनी के लिए तैयार किया और शोके ने अपने दोस्त को तैयार कर लिया। नकब इन दोनों ने लगाई थी। दोनों का नकब जनी का ये पहला तजुर्बा था। घर भेदी का नाम लाली ने किया था। इससे इनका काम आसान हो गया था। जेवरात इस सुनार को शमशेर ने दिए थे और रकम शोके और उसके दोस्त को दे दी थी। जेवरात से जो पैसे मिले थे वो भी उसने शोके और उसके दोस्त को दे दिए थे। मैं ये सुनकर हैरान हुआ कि इसने सुनार से लिए हुए पैसे देकर इससे जेवर तो ले लिया था, लेकिन शोकी और उसके दोस्त ने भी उसे अपने हिस्से की रकम वापस कर दी थी। मैंने शोके से पूछा कि उसने और उसके दोस्त ने अपना हिस्सा क्यों छोड़ा था। एक रोज शमशेर दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, वो सख्त घबराया हुआ था। कहने लगा कि निशानदही हो गई है और महताब थाने जा रहा है। परवीन ने कहा है कि जेवर और पैसे वापस ले आओ तो मैं महताब को थाने नहीं जाने दूंगी। शोके ने मुझे तफसील से बताया कि शमशेर ने इन्हें इतना डराया कि उन्होंने माल वापस कर देने में ही खैरियत समझी। मेरे ख्याल में ये शमशेर की एक्टिंग थी, वरना चोर अपने बाप का माल भी वापस नहीं किया करते। मैंने उसी वक्त यानी आधी रात के वक्त शोके के साथी और लाली की गिरफ्तारी के लिए अपने एएसआई और कांस्टेबलों को भेज दिया। दोनों केस मुश्किल केस थे। मौके का ऐसा कोई गवाह न था जो साबित करता कि मकतूल पर कारतूस करतार सिंह ने चलाया था। नकबजनी का केस तो ज़्यादा ही पेचीदा था, क्योंकि माल मसरूका मुलजिमों के कब्जे से बरामद नहीं हुआ था। वो तो घर में ही था जिस घर में नकब लगी थी, लेकिन मैं शहादत की कमज़ोरियों से मजबूर होकर मुजरिमों को बख्श नहीं सकता था। ये थानेदार बेहतर जानते हैं कि इन कमज़ोरियों का इलाज क्या होता है और खाली खाने किस तरह पुर किए जाते हैं।
मैं अगर अपनी ये मुस्मर अज़म बयान करने लगूं और वकीलों की तरह जरा भी लिखूं तो पूरी एक किताब बन जाएगी। मैं ये दास्तान यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि तमाम मुल्ज़िमों को सज़ा हो गई थी। करतार सिंह को सजाए मौत हुई थी, जो अपील में भी बरकरार रही। इसके दोस्त को, जिसने इसे बंदूक दी थी, 1 साल सजाए कैद हुई थी। दोनों नकबजनों को 4-4 साल और लारी को आनत जुर्म में 1.5 साल कैद की सज़ा मिली।